उसको कहीं ना कहीं आज हमारे भारतवर्ष की जनता इसे समझ सकती है और समझ रही है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अजीत झा सर को कि वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। श्री अजीत जी झा, राष्ट्रवादी पत्रकार। सबसे पहले तो मित्र मेला को धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो शायद उतने प्रभावी ढंग से अपनी बात नहीं रख पाऊँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। पहला है कि नैरेटिव कैसे सेट होता है मीडिया में। तो आप देखिए कि अभी ताज़ा ताज़ा प्रकरण है टीना डाबी का। टीना डाबी का प्रकरण है, ये मैं भी मानता हूँ कि विवाह हो या तलाक है, नितांत निजी मसला है। आपकी व्यक्तिगत राय है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं, आप नहीं रहना चाहते हैं, निजी मसला है। लेकिन है क्या कि पहले वो नैरेटिव सेट करते हैं और हमें बताते हैं कि ये देखो, ये है भारतीयता, ये है भारतीय संस्कृति। वो पहले नैरेटिव सेट करके उन्होंने, जब उन्होंने शादी की थी तो ये हमें दे रहे थे उपदेश कि ये भारतीयता है और ये है। और आज जब ये तलाक तक स्थिति आई है, तो अब उनकी आपत्ति है कि आप क्यों बात कर रहे हो उस पर। तो पहले आप उसको आपने वो सेट किया, वो प्रोपगेंडा बनाया कि ये भारतीय संस्कृति है। अगर विवाह नितांत निजी मसला है तो उस दिन भी था और आज भी था। अब उसमें क्या है कि सर ठीक कह रहे थे कि जो सोशल मीडिया आया है, इससे हम इस नैरेटिव का जवाब दे पा रहे हैं। इसलिए आज टीना डावी का जो मसला है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन इसमें क्या मिसिंग क्या हो जाता है, इस पूरे विमर्श में यह कहीं नहीं आ रहा है कि दरअसल जो इस्लाम है विचार के तौर पे, वो वही महिला विरोधी है। आप इस्लाम जो है वो महिलाओं को अधिकार नहीं देता है, इस पे बात नहीं होती है। तो जो सोशल मीडिया जिससे हमें अपनी बात रखने का जिसने अवसर दिया है, तो उसका इस्तेमाल इस इफ़ेक्टिव ढंग से भी हो, प्रभावशाली तरीके से हो कि जो ये विसंगतियां हैं विमर्श वहाँ तक जाए। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि ये जो पूरी लॉबी है वामपंथ वाली, इसका सोशल मीडिया पर भी वो काबिज है। आप उस आक्रामक तरीके से और वो विमर्श के उन मुद्दों पे जाइए तो फिर वो आपको ब्लॉक करेंगे, आपकी रीच घटा देंगे। ये भी एक अलग समस्या है जिससे हम लोगों को लड़ना है, रोज लड़ना पड़ता है इससे। वो आपकी रीच घटा देते हैं, आपका पोस्ट वो डिलीट कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से होता है। और आप देखिए ये कैसे सेट करते जाते हैं। जैसे मैंने टीना डावी का कहा, अभी अभी हमने क्या छठ मनाया, उससे पहले दीपावली, दुर्गा पूजा, आप ऐसे चक्र करते जाइए। यही तो है ना भारतीय संस्कृति। क्या है भारत की संस्कृति, यही है। लेकिन आप देखिए कि हर होली में, हर छठ में, हर दीपावली में वो अपना नैरेटिव सेट करेंगे, जबकि कोई प्रामाणिक अध्ययन नहीं है। अगर होगा तो मेरी नज़र में नहीं आया है। और मैंने इस पे स्टडी भी की है, जो ये वायु की गुणवत्ता या प्रदूषण की समस्या है, तो कोई एक प्रामाणिक स्टडी या कोई रिसर्च नहीं हुआ है जो बता सके कि हम जो पटाखे फोड़ रहे हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन आप देखिए कि मीडिया कैसे नैरेटिव बनाता है कि आप जो है अगर पटाखे फोड़ेंगे तो उससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ये इसकी शुरुआत कैसे हो गई इस नैरेटिव की, तो जब हम 1947 में जब देश हम आज़ाद हुआ, तो इतिहास की दो विचारधारा थी। अगर गलत नहीं हूँ मैं सर, नीरज सर आप ध्यान दीजिएगा। एक राष्ट्रवादी थी जिसे दक्षिणपंथी आप कह लीजिए, दूसरी वामपंथी। तो जो नेहरू थे वो खारिज कर देते हैं, जो आरसी मजूमदार वगैरह जो इतिहासकार हैं उनको वो खारिज कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव इतिहास लिखेंगे। और प्रोग्रेसिव इतिहास के नाम पे क्या हुआ, प्रोग्रेसिव इतिहास के नाम पे उसको वामपंथी, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या, वामपंथ, वामपंथ को बढ़ाया गया, वो नैरेटिव घुसाया गया। और वो उसी मानसिकता के लोग शिक्षण संस्थानों में और मीडिया में भरे गए। उसके कारण क्या हो रहा है कि अगर आज आप अपनी बात कह रहे हैं, जैसे आप बहुत शोध परक रिपोर्ट करिए, आप उससे भले जैसे रिपब्लिक की लोकप्रियता जनता के बीच हो सकती है, लेकिन ये जो है उसके शोध परक रिपोर्ट को भी प्रामाणिक नहीं मानते हैं। वो आपको अकादमिक स्तर पर और मीडिया के स्तर पर खारिज कर देते हैं। तो ये इनका प्रोपगेंडा वहाँ से शुरू होता है, ये पहले से भी चल रहा है। और उसी का कारण है कि जब आप इतिहास में आते हैं तो हम जैसे चोल हैं, इन लोगों के, इनके बारे में हम कितना पढ़ते हैं
इन सब के बारे में हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। और ये जो मुगल है उनके बारे में आप देखिए बच्चे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, और फिर पढ़ाने के साथ साथ उसके ऐतिहासिकता के साथ छेड़छाड़ कैसे किया जाता है, ये सर ने थोड़ी देर पहले बताया है। इसी में आप राम मंदिर का जो इशू था उसको आप देखिए कि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कैसे नैरेटिव रचा गया, फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यही इतिहासकार कह रहे थे कि वहां मंदिर नहीं था, और ये उसके लिए कह रहे थे कि कोई प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण दिया गया, और ये जो इतिहासकार होने का दावा कर रहे थे दरअसल वो इतिहासकार नहीं थे, ये अदालत में प्रमाणित हुआ। इनमें से एक इतिहासकार ने कहा कि मुझे मेरे ससुर ने बताया था कि वहां पे मंदिर नहीं था, इसलिए मैंने उसमें लिखा उस रिपोर्ट में कि वहां मंदिर नहीं था। इसी तरह कोई उसमें अयोध्या गया नहीं और उसने रिपोर्ट दे दी। ये इस तरह से ऐतिहासिक चीज़ों को पेश किया गया। तो एक तो पहले इन्होंने मामले को अपने नैरेटिव और प्रोपेगेंडा से इतने सालों तक उलझा के रखा। दूसरा क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इन्होंने नैरेटिव सेट किया कि ये एक खास मजहब के लोगों के साथ अन्याय हो गया, जबकि हिंदुओं के हक में जो फैसला आया वो तो जो साक्ष्य थे अदालत के सामने उसके आधार पर आया। सहानुभूति तो उनके साथ दिखाई गई जो आए, आक्रमण करके हमारे पूजा स्थलों का ध्वंस किया, उस पर काबिज हो गए। अदालत ने फिर भी उनकी भावनाओं का ख्याल किया और उनके लिए जमीन आवंटित करने को कहा, बावजूद उनको मीडिया ने पीड़ित के तौर पर दिखाया। और इस पूरे बहस में कहीं भी उन गजट का उल्लेख नहीं किया जाता जो बताते हैं कि भाई 1947 से पहले भी या उसको तोड़ के मस्जिद बनाने से पहले भी वहाँ पे मंदिर था। इन दस्तावेजों की मीडिया चर्चा नहीं करता, वो विमर्श से भाग जाता है, और इस तरह से वो आपको वो बताएगा कि आप ही जो है सो सामने वाला पीड़ित है और आप उस पर जो है उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। आप देखिए राम मंदिर के समय मीडिया में कितनी खबरें प्रकाशित हुई कि जय श्री राम कहने के बदले में किसी को मार दिया गया, किसी को पीट दिया गया, किसी की हत्या कर दी गई। हमने कम से कम 50 खबरें छापी हैं जो ये जो मीडिया का दावा था वो झूठी थी। बाद में पता चला किसी ने कहा कि चूंकि मेरा मामला हाईलाइट हो जाए इसलिए मैंने ये बोल दिया। और इसकी आड़ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले जय श्री राम के नारे को वार क्राई के रूप में प्रचारित किया गया, पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया कि ये जो जय श्री राम का नारा है ये दरअसल जो है वो भारत की जो संस्कृति है उसके ही खिलाफ है। और फिर जब इनका जो सारा प्रोपेगेंडा जब फेल हुआ, अच्छा एक चीज़ देखिए कि सोशल मीडिया की एक तो ये हम बात कर लेते हैं कि इस समय मौका मिलता है, दूसरा इनका प्रोपेगेंडा भी तो उसी तेज़ी से फैलता है। और उस काउंटर में जब हम तथ्य रखते हैं तो एक है कि जो मैं कह रहा था कि इनकी पूरी जो लॉबी है, काबिज है, वो आप जब उसका तथ्य रखते हैं, उसको झुठलाते हैं, तो वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता है, तो लोगों के पास उस हिसाब से सूचनाएं नहीं पहुंचती है। अगर पहुंचती तो मैंने आप मेरी बिहार यात्रा का जिक्र कर रहे थे, मैंने धर्मांतरण पे स्टोरी की थी। आप बताइए एक कैमरे पे पादरी गांव में जाके लोगों को बता रहा है कि रामायण में लिखा हुआ है कि यीशु आएंगे, सूचनाएं नहीं ना पहुंच रही हैं, और वो गुमराह कर रहा है ना, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। तो सूचनाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं? क्योंकि उन सूचनाओं के संसाधन पे उनका अभी भी कब्जा बना हुआ है। इसलिए ये कहना कि सोशल मीडिया के आने से, हाँ ये है कि एक पाठक के तौर पे, एक दर्शक के तौर पे हमें एक टूल मिल गया है कि हम अपनी बात रख सकें, लेकिन हमें अभी भी वो आप कहेंगे कि उससे हमें पूरी तरह सफलता मिल गई है या जो हमारा संघर्ष चल रहा है वो आसान हो गया है, वो नहीं हुआ है। इस तरह का पूरा विमर्श देखेंगे कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। लव जिहाद का भी देखिए, लव जिहाद क्या है, आज की समस्या है क्या? बहुत समय से इसकी बात हो रही थी ना कि लव जिहाद को लेके, लेकिन पहले क्या किया गया, मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जिसमें लव जिहाद को झूठला दिया गया। लव जिहाद को झूठलाने के बाद अब जब कुछ सरकारों ने उसको गंभीरता से लेना शुरू किया है, उस पर कानून बनाने की बात हो रही है, तो आप मीडिया में 2-3 दिनों से देखिए कि इसको
प्यार पर पहरा के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है कि ये अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह रोकने के पर पाबंदी है, जबकि ये ऐसा नहीं है ना। ये वो जो कानून बन रहा है उसमें तो ये है कि आप वो किसी साजिशन किसी के साथ इस तरह क्या न करे, इससे रोकने के लिए, उसके बचाव के लिए किया गया है। आप बताइए कि कहाँ लिखा है कि आप अपनी, वो कौन सा प्रेम होता है जिसमें आप अपनी पहचान छुपाकर किसी से प्रेम करें? प्रेम का अगर मसला है तो उसमें तो सबसे पहले ईमानदारी होनी चाहिए। तो जब आपके मन में छल है, प्रपंच है, पाखंड है, तो फिर वो प्रेम नहीं हुआ ना। तो उसे रोकने के लिए तो कानून बनना चाहिए ना। तो लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, वो नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ है। तो जबकि ये एक बहुत गंभीर खतरा है, और ये खतरा सिर्फ अब मान लीजिए हिंदुओं तक नहीं है, केरल में अब ईसाई भी इससे लड़ रहे हैं। तो अब उनके लिए भी, लेकिन अब उसको भी ये मीडिया जो है, वहाँ के जो कुछ चर्चों ने, कुछ पादरियों के संगठनों ने इस पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश से फंडिंग तक होती है। एक मुझे ध्यान नहीं है, कैथोलिक पादरियों का संगठन है, नाम याद नहीं आ रहा है, 21 लड़कियों को धर्मांतरण करके देश से बाहर ले जाया गया था, ईसाई युवतियों को। उसने कहा ISIS के लिए, उसने तो कहा कि IS की साजिश है, वो साजिशन इसको फैला रहा है। लेकिन अब जब चूंकि इस विमर्श को भी मीडिया इस तरह से पेश कर रहा है कि वो जो कैथोलिक या वो जो संगठन जो बोल रहे हैं वो भी हिंदुत्व के एजेंडे का हिस्सा है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी जो लड़ाई है, वो हमारा जो संघर्ष है उनके खिलाफ भी है, क्योंकि वो दूसरे जगह पे हमारे लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत सूचनाएं दे रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो ये पूरा मीडिया का जो नैरेटिव और विमर्श का जो मसला है कि इस इशू पे कैसे करता है, तो इसके लिए सिर्फ इससे नहीं होगा कि सोशल मीडिया पे आप अपनी बात रख पाते हैं, उससे इस विमर्श को आप कट पाएंगे। दो चीज़ों पे आपको मेरे हिसाब से लैस होना होगा। एक तो सूचनाओं के स्तर पे समृद्ध होना होगा, और उसके लिए जो है आपको उनके ग्राउंड पे नहीं जाना है। जैसे आप मुझे पूछे तो ईमानदारी से मैं कहूँ तो मुझे इंडिक शब्द पे भी आपत्ति है, क्योंकि यह भी जो है उनका गढ़ा हुआ शब्द है, उसी विचार के खिलाफ है, नैरेटिव के खिलाफ है, उसी नैरेटिव से उपजा हुआ ये भी शब्द है। तो हम उनके ग्राउंड पे जाके उनको क्यों काटे? जैसे आप किसी वामपंथी के पास जाइए, आपको वो कहेगा मार्क्स को पढ़ के आए, हम मार्क्स को क्यों पढ़ के आएंगे? हम मार्क्स को क्यों पढ़ के आएंगे? तुम आरसी मजूमदार को पढ़ के आओ, हमसे बात करो। तुम नीरज आर्या को पढ़ के आओ, हमसे बात करो। हम नहीं। तो एक तो हमें सूचनाओं के स्तर पे समृद्ध होना है, दूसरा क्या करना है कि हमें उनके ग्राउंड पे नहीं आना है, उनको हमारे ग्राउंड पे अब आना है। सोशल मीडिया ने ये कर दिया है कि उनको अब हमारे ग्राउंड पे आके हमारे सामने अपने विमर्श रखने होंगे। अगर वो सक्षम है, अगर हमें तथ्यों से वो गलत प्रमाणित कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जो पहलू रख रहे हैं उस विमर्श को मानना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि इस पूरी लॉबी को ख़त्म करना होगा, और ये लॉबी ऐसे नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जो क्योंकि ये फिर पूरा राजनीतिक विमर्श से भी जुड़ता है। आप इसको राजनीतिक विमर्श से काट के नहीं देख सकते हैं। तो दरअसल सत्ता में जिन्हें माना जाता है कि जिस विचार से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस विचार से जुड़े जो लोग हैं, दरअसल उनके साथ भी समस्या ये है कि उनको भी सर्टिफिकेट उन्हीं से चाहिए, उन्हीं लोगों से उनको सर्टिफिकेट मिलता है। तो उनको लगता है कि हम नेता हो गए, हम बड़े मिनिस्टर हो गए, ये हमारी बात हो गई। नहीं तो आप ये बताइए कि शिक्षा के में सुधार के लिए ये सरकार क्या कर रही है? इतिहास गलत फिर से लेखन हो, जो गलत तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं, उसके लिए काम कहाँ हो रहा है? जब तक आप बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो इतिहास में जो उनको गलत संदर्भों में चीज़ों को पेश करके पढ़ाया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, अगर आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे और फिर उन्हीं तथ्यों के हवाले से मीडिया नैरेटिव कर देता, और वो सार्वजनिक सामने में है। अगर विरोध भी करेंगे तो चूंकि आपका जो तथ्य है वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं है, तो आप तर्क नहीं रख पाते हैं या कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं कर पाते हैं। तो जब आप एक आम पाठक के तौर पे देखिए कि मैं जो है आपकी बात सुनूं और सर की बात सुनूं, सर ने एक दस्तावेज मेरे सामने रख दिए और आप नहीं रख पाए, तो मैं
सहजता से, जो मानव का स्वभाव है, मैं कहूँगा कि नहीं, ये जो दस्तावेज रख रहे हैं ये ज़्यादा ठीक बात कह रहे होंगे। हो सकता है कि वो दस्तावेज तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हो, उसमें जो है सो चीज़ों को गलत तरीके से रखा गया है, जैसे कुछ देर पहले उदाहरण से भी इन्होंने दिखाया। तो इन सब चीज़ों को तो दुरुस्त करना होगा ना, और ये सब चीज़ें कौन कहाँ से दुरुस्त होगा? तो इसके लिए जो है हमारे विचार या हमारी बातें करके जो लोग सत्ता में आते हैं उनको काम करना होगा। वो जब वहाँ से ठीक होगा तो फिर जब ये जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहाँ चीज़ें ठीक होंगी धीरे धीरे, फिर मीडिया का नैरेटिव भी बदलेगा, और तभी जो है ये मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन जैसे आज मैंने आपको कहा कि आपको रोक दिया जाता है, आपकी पहुंच सीमित कर दी जाती है, उससे भी जो है हम लोग निकल पाएंगे। अगर इसके बिना जो, क्योंकि आप हम लोगों के पास देखिए, हम लोग जिस विचारधारा से आते हैं, कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है भी नहीं, उनके साथ है, उनको बाहर से भी सपोर्ट है। तो ये जो है सो बहुत आसान लड़ाई नहीं है, तो इसलिए जो है सो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा भूमिका जो है राजनीतिक विमर्श को जोड़े बिना और राजनीतिक स्तर से किए बिना बहुत व्यापक पैमाने पे मुझे नहीं लगता है कि चेंजेस लाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी अकादमिक रूप से और जो है आपकी तथ्य के साथ बात रखते हैं वो आपको प्रामाणिक नहीं मानते हैं, वो आपको झूठला देते हैं, ये हम रोज की जिंदगी में देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जरूरी यह है कि इस पूरे नैरेटिव और प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो शिक्षा में अभी भी जो गलत चीज़ों से पढ़ाई जा रही हैं, या अनुवाद मत पढ़ाइए ना। आप एक बात बताइए, ऋग्वेद और ऋचाओं का जो अनुवाद हुआ, अब उनकी ध्वनि का भी तो एक अलग मतलब है ना, वो उस उच्चारण का भी एक अलग मतलब है ना। वो अनुवाद करके आप नहीं समझा सकते ना कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, उसको आप अनुवाद करके नहीं समझा सकते। तो उस तरह से जब तक आप शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा, तब तक जो है सो मीडिया के नैरेटिव हैं, आप रोज़ नैरेटिव काटेंगे, वो रोज़ गढ़ेंगे, और वो रोज़ इस तरह से गढ़ेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि उमर खालिद ने इसमें शामिल था, इसमें ताहिर हुसैन शामिल था जो आपका निलंबित पार्षद है, इसमें इसरत जहां कांग्रेस की नेता शामिल थी, तमाम लोगों के नाम है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि चुपके से ये मीडिया क्या करता है, आपको कपिल मिश्रा पे कोई खबर होगी, कोई तीसरी खबर भी होगी, वो लिखेगा कि दिल्ली दंगों के भड़काने, अपने भाषण से दिल्ली दंगों को भड़काने के लिए चर्चित रहे कपिल मिश्रा। ये क्या है? ये नैरेटिव है और ये प्रोपेगेंडा है। वो जानबूझ के उस खबर में मतलब ना हो फिर भी एक लाइन घुसाएंगे, फिर वो इस नैरेटिव को कहाँ ले जाएंगे? न्यूयॉर्क टाइम्स ले जाएंगे, वाशिंगटन पोस्ट तक ले जाएंगे। तो इसको तभी आप काट सकते हैं जब तक जो है वो आपके जो किताब हैं, पुस्तकें हैं,